अगला स्पेशल हिस्सा जब हम बात कर रहे हैं यानी गारंटी में जो हमने अभी तक बात करी थी, उससे पहले आप जानते हैं अगले प्रोसेस से पहले डीप ब्रेथ। ठीक, ऑनलाइन समझ आता जा रहा है, कमेंट डालते जाइए। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आपने पहला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट देखा विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिसको हमने पूरी तरीके से कवर अप किया। वैसे ही अगला हिस्सा फॉर डिस्कशन आता है, अगला हिस्सा फॉर डिस्कशन आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। तो अगला सिनेरियो जो आता है वो बेलमेंट और प्लेज का आता है। अब बेलमेंट और प्लेज फिर एक ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, करेक्ट। बेलमेंट और प्लेज ये एक तरीके का स्पेशल केस ऑफ सेल होता है, जो सेल नहीं है फिर भी एक तरीके से ज्यादातर बातें इसमें सेल सेल ऑफ गुड्स एक्ट की तरह लगती है। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जैसे इंडेमनिटी गारंटी में दो चीजें सीखते थे, इंडेमनिटी 124 125, बाकी सब 126 से गारंटी सीखते थे 147 तक। एक्सक्यूज मी। वैसे ही बेलमेंट और प्लेज के लिए 148 से चालू होता है। बेलमेंट और प्लेज जो है वो 148 से चालू होके 181 तक जाता है। अब बेलमेंट और प्लेज क्या होता है, तो वो भी अपन ने शुरुआत जैसे इंडेमनिटी और गारंटी की एक एग्जांपल से करी थी, वैसे ही बेलमेंट और प्लेज को भी एक एग्जांपल से समझा था अपन ने। क्या क्या एग्जांपल था, तो याद करिए। अब फिर अपन ने कहानी देखी थी कि एबी के पास एक कार थी और एबी का एक पड़ोसी था शर्मा जी, करेक्ट। अभी वो जो शर्मा जी है थोड़े से क्या था उनका, क्या आया हुआ था, एनिवर्सरी आया हुआ था। तो शर्मा जी जो थे उनकी 25वीं एनिवर्सरी थी। तो अब वो 25वीं एनिवर्सरी में सोचे कि चलो थोड़ा वाइफ को घुमा लाएं, तो घुमा लाएं। तो उन्होंने उस वक्त उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि एबी की गाड़ी है, उनसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं अगर सर को कोई दिक्कत नहीं है तो। मैंने बोला आप जानते हो ये सब चीज़ों की पूछने की जरूरत ही नहीं है, चाबी पड़ी है कभी भी ले जाओ, करेक्ट। तो मीनिंग दरबार मैंने उनको वो गाड़ी दे दी थी। क्या, सो एबी वॉज द ओनर ऑफ द कार। एबी ने अपने कार का जो पोजेशन है वो ट्रांसफर किया, किसको, शर्मा जी को। तो जो कार एबी के पास थी, एबी ने वो कार शर्मा जी को दिया, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। लेकिन वो पोजेशन एक पर्पस के लिए था। पर्पस क्या था शर्मा जी का, एक बिग लॉन्ग ड्राइव पे जाना, करेक्ट। तो वो पर्पस था 25th एनिवर्सरी में। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं शर्मा जी, गाड़ी ले जाओ, लेकिन बस ध्यान रखना हाईवे में मत चलाना। ऐसा ही कुछ बोल के मैंने गाड़ी दिया था उनको, करेक्ट, कि ये गाड़ी आप ले जाइए, बस हाईवे में मत चलाना। क्या है वो, मेरे को पसंद नहीं आता गाड़ी हाईवे में, ठीक। तो आप गाड़ी हाईवे में मत चलाओ, बाकी पूरा शहर आपका, आपको जहाँ ले जाना है गाड़ी ले जाओ। आप अभी ले जाओ, रात के 10 बजे तक कभी भी ले जाओ, लाके दे देना मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। तो अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में यानी एक पर्पस के लिए ट्रांसफर ऑफ पोजीशन हुआ था विद अ कंडीशन कि जब वो पर्पस पूरा हो जाए तो वो गाड़ी उनको लौटानी है मुझे, करेक्ट। मैंने गाड़ी उनको बेची नहीं है, गाड़ी यूज करने के लिए दी है। तो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर person for a purpose upon a condition that when the purpose is accomplished or fulfilled shall be returned to its original owner, मतलब वो ट्रू ओनर को लौटाया जाएगा। तो ये जो काम मैंने किया शर्मा जी के साथ, ये was nothing short of contract of bailment। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का एक प्राइम एग्जांपल बन जाता है। तो बेलमेंट मतलब क्या होता है, कई बार मैं एक चीज जो एक चीज का मालिक है वो अपनी चीज को किसी और को किसी पर्पस के लिए देता है, इस शर्त के साथ कि जब वो पर्पस पूरा हो जाए तो वो चीज पहले वाले व्यक्ति को आपको लौटानी है। तो ये जो हो रहा है ये कहलाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जैसे अनदर एग्जांपल कैन बी टेलर, करेक्ट। तो आप जो कपड़ा था वो टेलर को देते हो सिलने के लिए विद अ कंडीशन कि भैया ये शर्ट सिल देना और वो सिल के वापस हमको लौटा देना, अपने पास मत रखना, करेक्ट। तो अगेन यू आर द ओनर ऑफ द क्लॉथ्स, आपने डिलीवर किया टू द टेलर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कंडीशन दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड विल बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ओनर। तो ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट था ये क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट था। तो ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट था, करेक्ट। तो आपके पास कुछ गोल्ड थे, आपने रॉ गोल्ड थे, करेक्ट। तो वो रॉ गोल्ड आपने
ज्वेलर को दिया और बोला कि भैया इसकी ऐसी ऐसी ज्वेलरी बना देना। अब वो ज्वेलर ने वो जो रॉ गोल्ड था वो क्या किया, वो सोनार को दिया और बोला कि भैया ये डिजाइन की ज्वेलरी बना के भाभी जी को दे देना। करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय अगेन भाभी जी डिलीवर्ड सम गुड्स ऑफ विच शी वाज द ओनर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कंडीशन दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल ओनर। तो ये भी जो एग्जांपल हुआ ये क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट था। तो ये ऐसे कई हजारों एग्जांपल बन सकते हैं, उनमें से कुछ मैंने आपको दिए। करेक्ट। आपने गाड़ी चाहिए थी एग्जाम देने जाने के लिए, आप मेरे पास आए, सर अभी हमको एग्जाम देने जाना है गाड़ी दे दो। मैंने बोला चल ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको भी गाड़ी दे दी एग्जाम देने के लिए 16 जनवरी को। करेक्ट। तो अभी वो गाड़ी आपको दे दी गई। तो ऐसे इंस्टेंसेस में क्या हुआ, ये भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन गया। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि इसके लिए मैं आपसे कुछ पैसे चार्ज करूं, क्योंकि आप जानते हो मेरा दिल अच्छा है तो कई बार ये ग्रेटिटियस भी होता है। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेटिटियस बेलमेंट, जिसके लिए मैंने आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं किए। लेकिन कभी कभी शर्मा जी को भी मैंने ऐसे ही दिया था, दिल बड़ा था मेरा। करेक्ट। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने ग्रेटिटियस बेलमेंट कर दिया था। करेक्ट। लेकिन मैंने देखा कि तू आकर मेरे को बोलता है सर एग्जाम तो दे दियो, अभी मेरे को थोड़ा सा जाना भी है घूमने, आप गाड़ी दे दो तो ठीक रहेगा। मैंने बोला अच्छा किराए पे चला रहा है गाड़ी को मेरी। करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय अभी आप वो गाड़ी लेके किराए में चलाने का काम करते हो। मैं बोला देख भाई फिर पैसे लगेंगे अगर तेरे को वैसा चाहिए तो मान लो अभी मैंने 5,000 रुपए चार्ज कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये ग्रेट्यूटस बेलमेंट, ये नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट हो गया। नॉन ग्रेट्यूटस मतलब कि जब पैसे देके वो चीज दी जा रही है कि और वो चीज पर्पस पूरा हो जाए तो आपने लौटाना है। जैसे कि आप गोवा घूमने गए, अब गोवा घूमने गए तो वहां तो आपके पास गाड़ी होगी नहीं, तो आपने क्या किया, आपने रेंट पे वहां से गाड़ी जो है वो उठाई और वो अपॉन अ पर्पस दैट व्हेन द कंडीशन इज फुलफिल्ड वो पैसा आप चुकाओगे और वो गाड़ी वहां पास रख के वापस आ जाओगे। सर गोवा ऐसा होता है, आपको कैसे पता, तेरे क्या करना है। करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय आज ये क्या था, वो भी एक का एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। सिर्फ तेरे को ये थ्योरी समझ आ सके इसलिए गोवा में ये काम चालू करवाया गया। करेक्ट। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन गया प्रैक्टिकली। ठीक, आगे बात समझ में। तो बहुत सारे एग्जांपल हो गए बेलमेंट को समझने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की लीगल डेफिनेशन ही 148 के अंदर दी गई, जिसमें क्या बोला कि व्हेन one person delivers goods to another person। तो करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या हुआ, when one person delivers goods to another person for a purpose upon a condition or a contract that when the purpose is accomplished be returned or otherwise disposed। जैसा भी मैंने बोला हो, be returned or otherwise disposed according to the direction of the person delivering them, such a contract is called as contract of bailment। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं। करेक्ट। तो अब यहां पे बेलमेंट में भी क्या होगा, अगेन दो पार्टी हो गई, एक जो गुड्स दे रही है, जो गुड्स का मालिक था और गुड्स दे रहा है, और दूसरा जिसको गुड्स दिया जा रहा है। तो जो गुड्स दे रहा है, जो गुड्स देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेलर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेलर। और जिसको गुड्स दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेली। करेक्ट। तो एक होता है बेलर, एक होता है बेली। जैसे वहां पे आप देखते हो इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, आप वहां पे देखते हो ऑफरर और ऑफरी, वैसे यहाँ पे आप बोलते हैं बेलर और बेली। पता नहीं आप क्यों इतना खुश होते हैं ये दो वर्ड से, पर ठीक है, बेलर और बेली। करेक्ट। जैसे टेलर और टेली। करेक्ट। तो ठीक उसी प्रकार से जिसका गुड्स है, यानी जो कार का ओनर था, तो इन दिस एग्जांपल एबी विल बी कॉल्ड एज द बेलर, जिसने कार दिया शर्मा जी को, एंड अनदर पर्सन जो है वो कौन है, बेली है। करेक्ट। तो टेलर कौन हुआ, टेलर एक्चुअली में बेली हुआ, कि आपने उसको गुड्स दिया, बोला शर्ट सील और वो कपड़े को वापस कर। करेक्ट। तो यू आर द बेलर, ही इज द बेली। करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे दो पार्टी हो गई, बेलर एंड बेली, ये हमने सीख लिया। उसके बाद यानी असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, हर चीज के असेंशियल्स होते हैं। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के असेंशियल्स देखे थे, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के भी असेंशियल्स होते हैं। अब सोचिए डेफिनेशन से ही उसके असेंशियल्स निकलते हैं, कभी भी आपको याद करना हो तो। असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अगर असेंशियल्स की बात करें तो क्या होना चाहिए, उसके लिए अपन ने देखा था CDPPR। क्या होना चाहिए, CDPPR होना चाहिए, तब जाके असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनता है। CDPPR का मतलब क्या, तो सबसे पहले आपने C में देखा था क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी एक तरीके का
कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट अगेन आप जानते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इम्प्लाइड, मतलब ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट ऑफ द पार्टी, सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, उसके हिसाब से हो सकता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है डिलीवरी ऑफ गुड्स होना। करेक्ट, आप टेलर को बोलते हो कपड़े सिल के देना, कपड़े तो दोगे उसको कि नहीं दोगे? आप शर्मा जी को बोलते हैं हाँ ठीक है लॉन्ग ड्राइव में चले जाना, शर्मा जी वेट कर रहे हैं, साहब दिन भर हो गया, कार तो दी नहीं है आपने, करेक्ट, तो कार दूंगा कि नहीं दूंगा? करेक्ट, तो ऐसे इंस्टेंसेस में सबसे पहले डिलीवरी ऑफ गुड्स होना मस्ट है। अब वो डिलीवरी कैन बी एक्चुअल डिलीवरी, कैन बी एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ऐसे आप जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं तो आप जानते हैं डिलीवरी एक नहीं दो नहीं बल्कि कितनी होती है? 3 होती है। उसका दिमाग यहां मत घुसेड़ना, करेक्ट। तो बाकी हर जगह डिलीवरी को 2 ही प्रकार का समझाया गया, एक एक्चुअल और दूसरा कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल मतलब व्हेन द गुड्स आर एक्चुअली डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अदर, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होता है? व्हेन जस्ट देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन विदाउट एक्चुअली डिलीवरिंग द गुड्स, लेकिन फिर भी गुड्स डिलीवर हो गए, दैट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, करेक्ट। तो विदाउट चेंज इन पोजेशन याद करो, करेक्ट, पहले भी गुड्स वहीं था, आज भी गुड्स वहीं है, मैंने चाबी दे दिया, मोर ऑफ अ काइंड ऑफ सिंबॉलिक भी होता है, वो सब एक तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के अंदर आ गया। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स 2 प्रकार के हो गए, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। तो क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरी क्या होना चाहिए? फॉर अ पर्पस होना चाहिए। अब पर्पस भी बताया हुआ, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, करेक्ट। बता के लिया था आपने तो वो एक्सप्रेस था, आपकी बातों से मुझे समझ में आ गया तो वो इम्प्लाइड हो गया, करेक्ट। तो पर्पस जो है एक्सप्रेस भी था, इम्प्लाइड भी था। जब मैंने कपड़ा टेलर को दिया तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कपड़ा क्यों दिया था, तो वो इम्प्लाइड है कि उसको सील के देना है वो कपड़ा, करेक्ट। और लेकिन आपको गाड़ी की चाबी दी थी तो आपने बोल के मांगा था ना कि सर 25th एनिवर्सरी के लिए चाहिए, तो एक्सप्रेस था, तो मैंने आपको वो गाड़ी दे दी थी। दैट इज एक्सप्रेस डिलीवरी ऑफ गुड्स। और पर्पस, तो पर्पस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, लेकिन पर्पस के साथ साथ पोजेशन भी जाना चाहिए, करेक्ट। नाउ पोजेशन इज अ टर्म, पोजेशन एक वर्ड होता है और कस्टडी एक दूसरा वर्ड होता है, करेक्ट। केवल कस्टडी से काम नहीं चलेगा, मियर कस्टडी इज नॉट पोजेशन। जैसे कि याद करिए बैंक का लॉकर, तो बैंक का लॉकर जो है भले ही उसकी कस्टडी जो है वो एक तरीके से मतलब बैंक के पास है, बैंक में होता है लॉकर, लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस में चाबी तो आप ही के पास है, और चाबी अगर आपके पास है तो मतलब समझिए पोजेशन तो आपके पास है। तो क्या बैंक अकेला वो लॉकर ओपन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या वो बेलमेंट कहलाएगा? दैट इज नॉट अ बेलमेंट, करेक्ट। कस्टम्स अथॉरिटीज जब गुड्स को सीज कर लेती है, वो भी हमने देखा था, तो सीज कर लिया तो उसके पास कस्टडी भी है, उसके पास पोजेशन भी है, तो कस्टडी भी हुआ और पोजेशन भी कहलाया, करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंस में पोजेशन है मतलब आगे वो गुड्स का इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए। तो जहां कस्टडी और पोजेशन सब होता है तो माना जाता है कि गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आया। आपने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी थी, पार्किंग में खड़ी कर दी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट, कि भले ही पोजेशन आपने दिया लेकिन वो कस्टडी उसको गई है। चाबी तो अभी भी आप ही के पास है, चाबी अभी भी आपके पास है, मतलब गाड़ी तो आपके पास है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बना? वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं बना। तो पार्किंग अ कार इन अ पार्किंग एरिया, वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं बना। ये सब अपन ने प्रैक्टिकल केस स्टडीज के तौर पर देखा था, करेक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, पोजेशन होना चाहिए, लेकिन लास्ट में करना क्या है? आपने गुड्स को रिटर्न भी तो करना है, CDPPR। तो रिटर्न द गुड्स, रिटर्न द गुड्स कैसे? आइदर इन द सेम फॉर्म, कि भैया मैं गाड़ी दिया था 4 चक्कों वाली, तो 4 चक्कों में वो गाड़ी वापस आनी चाहिए ना, तो यू मस्ट रिटर्न द गुड्स इन द सेम फॉर्म। और इन द ऑल्टर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने कपड़ा दिया था तो भैया शर्ट देना है ना, तो ऑल्टर्ड फॉर्म। अब मैं बोलता यार दिया था कपड़ा, तू शर्ट सील दिया, चेंज कैसे कर दिया उसको? तो टेलर बोलेगा तो क्यों दिए थे और मेरे को कपड़ा, करेक्ट। तो जरूरी नहीं है एग्जैक्टली जिस फॉर्म पे था वैसा आए, वो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो मैंने जो बोल के चीज दी थी वैसे डायरेक्शन में मुझे वो चीज मिलनी चाहिए, चाहे वो सेम फॉर्म पे हो चाहे ऑल्टर्ड फॉर्म। भाभी जी ने गोल्ड दिया था तो बदले में ज्वेलरी आएगी ना, तो ऑल्टर्ड फॉर्म, वो भाभी जी ने जैसा डायरेक्शन दिया वैसा गुड्स आया उनके पास, करेक्ट। तो बट द जॉब वर्कर मस्ट रिटर्न द गुड्स, टेलर मस्ट रिटर्न द गुड्स, शर्मा जी मस्ट रिटर्न द कार, करेक्ट। तो रिटर्न द गुड्स इन द सेम फॉर्म और इन ऑल्टर्ड फॉर्म एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। तो ये भी हमने सीख लिया। तो टाइप्स ऑफ बेलमेंट जो है, बेलमेंट कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का हो गया, एक ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट और एक ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड। बेनिफिट के आधार पे देखें तो बेलमेंट कितने प्रकार का हो गया? बेनिफिट के आधार पे
बेलमेंट तीन प्रकार का हो गया। कौन कौन से तीन प्रकार के बेलमेंट हो गए? नंबर 1 फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, नंबर 2 फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली एंड नंबर 3 फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एज वेल एज बेली। करेक्ट। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर मतलब कई बार मैं वो गाड़ी जो है, मान लो एक गाड़ी मेरी ऐसे ही पड़ी हुई थी और वो गाड़ी मैंने आपको दे दिया था, मैंने बोला मुन्ना चलाते रहकर, तेरे को गाड़ी चलाने का शौक है ना, पड़ी पड़ी वैसी गाड़ी खराब हो जाएगी, तो मैं बोला थोड़ा बहुत चलाते रहकर यार, तू दिन में 1 राउंड मार के आ जाए कर गाड़ी का। तो मैंने आपको बोला, उसके लिए कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, रोज आप आते हो, चाबी उठाते हो, 1 राउंड गाड़ी का चलाते हो और लाके रख देते हो, तो मेरी गाड़ी भी चलती रहती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ, ये किसके बेनिफिट के लिए था? फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। इससे मुझे फायदा हो रहा है, आपको क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप बस मेरी बात मानते हो इसलिए आप ऐसा काम रोज करते हो, अब फायदा उठा रहे होगे तो आपकी मतलब है। करेक्ट। लेकिन दिस इज फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। दूसरा हमने देखा था फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली मतलब याद करो, जितने भी इंस्टेंसेस थे वो सब में ज्यादातर फायदा तो किसको हो रहा है? बेली को हो रहा है। फायदा किसको मिला? शर्मा जी को मिला। एग्जाम देने कौन गया? तू देने गया। तो ये कौन से केसेस थे? फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। करेक्ट। तो आज उससे आपको फायदा हुआ, मुझे कोई फायदा नहीं, बस शर्मा जी खुश है तो मैं ऑटोमेटिक खुश हूं। करेक्ट। फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली था। करेक्ट। लेकिन कई बार कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एज वेल एज बेली होता है। फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एज वेल एज बेली मतलब आज वो कार मैंने किराए पे दिया तो आपका भी काम हो गया और मुझे किराया भी मिल गया, तो ये तो म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर बेली हुआ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वो भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। वही अगर पैसों के टर्म्स में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स वो ग्रेट्यूटस और नॉन ग्रेट्यूटस भी हो सकता है। ग्रेट्यूटस मतलब जहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता, नॉन ग्रेट्यूटस मतलब जहां पे कंसिडरेशन होता है। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि ऑन द बेनिफिट फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर और बेली है तो समझ जाओ वो ग्रेट्यूटस बेलमेंट है। अगर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर बेली है तो वो नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट कहलाता है। करेक्ट। तो ये अपन ने बेलमेंट का टाइप्स ऑफ बेलमेंट सीख लिया था। ठीक। तो इसका मतलब बेलमेंट कैन बी विदाउट कंसिडरेशन, और वही विदाउट कंसिडरेशन इज स्टिल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो ड्यूटीज ऑफ बेलर पे आए अपन ने। ड्यूटीज ऑफ बेलर कुछ कुछ अपन ने देखा था। बेलर की क्या क्या ड्यूटीज है? तो प्राइमरीली बेलर की 4 ड्यूटीज जो है वो बताई गई है। करेक्ट। ड्यूटीज ऑफ बेलर यानी बेलर से क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। बेलर कौन हुआ? जो चीज दे रहा है, जो गाड़ी दे रहा है। करेक्ट। तो वो बेलर हुआ। उसकी क्या ड्यूटी है? ड्यूटी नंबर 1, पहली ड्यूटी उसको बोले गया टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स इन द गुड्स। तो जो भी गुड्स में फॉल्ट्स है वो फॉल्ट्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये ड्यूटी ऑफ अ बेलर है। करेक्ट। अब वो कौन से फॉल्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कौन सा वाला बेलमेंट है, ग्रेट्यूटस है कि नॉन ग्रेट्यूटस है। अगर ग्रेट्यूटस बेलमेंट है मतलब फ्री वाला, अगर फ्री वाला बेलमेंट है, करेक्ट, तो अगर मैंने आपको गाड़ी दी है, मैंने शर्मा जी को गाड़ी दी, उसके लिए कोई पैसे तो चार्ज नहीं किए, वो ग्रेट्यूटस बेलमेंट था। डोंट यू थिंक मेरी ये ड्यूटी है शर्मा जी को बताना कि शर्मा जी गाड़ी ठीक से चलाना, ब्रेक काम नहीं करता है, ब्रेक फेल होता है इसका। करेक्ट। तो ब्रेक इसका जो है वो खराब है। डोंट यू थिंक ये मेरी ड्यूटी है? अब शर्मा जी निकल पड़े वो गाड़ी लेके अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि गाड़ी का ब्रेक फेल है। शर्मा जी आके बोलते हैं बताना तो चाहिए गाड़ी का ब्रेक फेल है। मैंने बोला क्या बताना, कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूं जो बताऊंगा इसके। करेक्ट। तो क्या बताना है इसमें? डोंट यू थिंक अब इसकी वजह से शर्मा जी को कुछ नुकसान हुआ तो मुझे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी? द आंसर इज यस। 25th एनिवर्सरी बोल के गए थे, करेक्ट, 25th फ्लोर में एडमिट हो गए। तो ऐसे इंस्टेंस में मीनिंग देयर बाय अब ये मेरी जवाबदारी थी टू डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स। मुझे पता था तो मुझे बताना था, ये मेरी जवाबदारी है। करेक्ट। टू डिस्क्लोज ऑल द नोन फॉल्ट्स इन केस ऑफ ग्रेट्यूटस बेलमेंट। लेकिन जब नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट की बात आएगी तब तो और मजेदार। मतलब जो नोन फॉल्ट था वो तो बताना ही था, कोई फॉल्ट नहीं पता था वो भी बताना था। अरे जब नहीं पता तो कैसे बताएंगे? यही तो मजे की बात है। करेक्ट। कि आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि पता होना चाहिए। पैसे लेके गाड़ी दे रहे हो तो तू गोवा गया, गाड़ी पैसे दिया और ले लिया, अब वो सामने वाले को पता ही नहीं कि ना पेट्रोल है गाड़ी में, ना ब्रेक चलता है, कुछ भी काम का नहीं, और तू गाड़ी उठा के ले गया, तो तू बोलेगा ना उसको भाई बताना तो ये बोले मेरे को खुद का नहीं पता, तो क्या का पैसा ले रहा है अभी तू? करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय जब नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट की बात आती है तो नॉन फॉल्ट तो बताना ही था। अननोन फॉल्ट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि नोन है कि अननोन है, यू आर लायबल फॉर डैमेजेस। कल को अगर उसकी वजह से बेली को कोई नुकसान हुआ तो ड्यूटी ऑफ बेलर है टू कंपेंसेट द बेली फॉर द लॉसेस। क्लियर हो गया? तो ये पहला फॉल्ट था 150। दूसरा
158 में टू पे फॉर द नेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी एक्सपेंसेस मतलब भैया जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस लगेंगे, आप तो ग्रेट्यूटस बेलमेंट कर रहे हो ना। मुझे पता है मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है और आप आए, आप गाड़ी मांगने आए कि सर एग्जाम देने के लिए गाड़ी दे दो। मैंने बोला चल ठीक है गाड़ी ले जा, लेकिन पेट्रोल भरवा लेना। अगर पेट्रोल भरवा रहे हो, आपने मुझे सर कितने का, मैंने बोला 1000 रुपए का भरवा दे। आप बोले सर ऐसे बोल रहे हो, फ्री में गाड़ी दे रहे हो और 1000 रुपए का पेट्रोल। मैंने बोला जो मत चले भाई, 1000 रुपया डलवा देना पेट्रोल। तो किसका ड्यूटी है एक्सपेंस इनकर करना? जब फ्री बोल रहा हूं तो फ्री लगना चाहिए ना आपको, तब तो आप उसका एहसान मानोगे। करेक्ट। तो ग्रेट्यूटस का मतलब ही क्या होता है? फ्री। तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे कौन बियर करेगा? इट इज ड्यूटी ऑफ बेलर। तो अगर ग्रेट्यूटस बेलमेंट है तो नेसेसरी एक्सपेंसेस जैसे कि पेट्रोल वो तो है ही, और तू चलते चलते कैसा चलाता है वो तो तू जानता है। करेक्ट। तो कल को गाड़ी में कुछ खराबी हो गई, वो खराबी भी कौन ठीक कराएगा? मैं बोलता चिंता मत कर, तू जा एग्जाम दे के आ, मैं ठीक करवा के रखता हूं गाड़ी को। करेक्ट। तो इवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ड्यूटी ऑफ बेलर। ग्रेट्यूटस है तो आप एहसान तले दब जाना चाहिए सामने वाले के। करेक्ट। तो लगना चाहिए। सारे एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? बेलर इनकर करेगा। दिस इज ड्यूटी ऑफ बेलर। तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा अगर ग्रेट्यूटस बेलमेंट है तो। लेकिन अगर नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट है, नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट है, भाई तेरे को गाड़ी जहां कुदाना है कुदा, पेट्रोल तो तू भराएगा। करेक्ट। तो इसका मतलब नेसेसरी एक्सपेंसेस तो आपने इनकर करना है, वो मैं थोड़ी दूंगा। हाँ, लेकिन आप वो गाड़ी लेके गए और गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। अब खराब हो गई तो गाड़ी को ठीक कराना पड़ा और रिपेयर कराने के खर्चे आप पे लग गए। आप बोलोगे सर ये पैसा हम क्यों देंगे? हम पेट्रोल का पैसा दे सकते हैं, रिपेयर का पैसा हम क्यों देंगे? गाड़ी तो आपकी ठीक होनी चाहिए, ये आपकी जवाबदारी है। मैंने बोला चिंता मत कर, वो मैं दूंगा पैसा। करेक्ट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बेलर इनकर करेगा, लेकिन नॉर्मल एक्सपेंसेस तो बेली इनकर करेगा। कब? नॉन ग्रेट्यूटस बेलमेंट में। ग्रेट्यूटस में तो सब कुछ मेरा है, लूट ले मेरे को। करेक्ट। लेकिन नॉन ग्रेट्यूटस में नेसेसरी एक्सपेंसेस तेरा होगा, मेरा केस में खाली क्या करना है? मुझे केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कुछ होंगे वही मुझे इनकर करने पड़ेंगे। दैट इज ड्यूटी ऑफ बेलर। तीसरा इंस्टेंस आता है टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन क्या बोला था शर्मा जी को? शाम तक के लिए, रात तक के लिए गाड़ी आपकी। अभी शाम हुआ है, मैंने शर्मा जी को फोन किया, शर्मा जी जिधर भी हो दुनिया के जिस कोने में हो गाड़ी लेके आओ। करेक्ट। मेरे को गाड़ी चाहिए। करेक्ट। अब ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में शर्मा जी बोलते हैं रात तक की बात बोली थी आपने, ग्रेट्यूटस था। मैंने बोला ग्रेट्यूटस था ना, फ्री में था ना, चलो लिया, अभी मेरे को गाड़ी चाहिए। तो बोले जब फ्री में देना था, फ्री क्या अच्छा पैसे ले लेते? शाम को बुला रहे हो मेरे को बिना मतलब का। करेक्ट। अभी तो घूमना हमने चालू किया है। मैंने बोला अब वो सब मेरे को कोई मतलब नहीं है, पैसा दो मेरे को, मतलब गाड़ी दो। अब मैं उनको शर्मा जी को बता रहा, बताओ शर्मा जी नाराज होंगे कि नहीं? अभी उनकी वाइफ जो है वो अभी ऐसा कोई ट्रॉली में घूम रही है ऊपर, और शर्मा जी गाड़ी में बैठे। मैं बोल रहा गाड़ी मेरे को अभी का अभी चाहिए, तुरंत लेके आओ गाड़ी। अभी शर्मा जी लाके गाड़ी छोड़ रहे हैं और वाइफ को टैक्सी करके आना पड़ रहा है। खर्चा लग गया ना शर्मा जी का बिना मतलब का। दिल टूटा कि नहीं टूटा? काय का ग्रेट्यूटस बेलमेंट। तो ऐसे इंस्टेंस में ड्यूटी ऑफ बेलर क्या कि ये जितना टैक्सी का भाड़ा हुआ था, जो ना इससे अच्छा पहले से बताते, हम बहुत मतलब दिन भर की टैक्सी बुक करते तो ज्यादा सस्ता पड़ता। हम इतना दूर चले गए कि वहां से आने का डबल पैसा लग गया हमको। तो अब ऐसे इंस्टेंसेस में मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? तो जितना नॉर्मल फेयर के ओवर एंड अबव लगा। करेक्ट। नॉर्मल फेयर के ओवर एंड अबव जितना पैसा लगा वो सारा पैसा मुझे देना पड़ेगा। दिस इज ड्यूटी। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं? प्री मैच्योर टर्मिनेशन। पहली बात, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? कर सकता हूं, ये मेरा राइट है। लेकिन इसकी वजह से अगर उसको कोई नुकसान हो गया बेली को, तो जो नॉर्मल एक्सपेंसेस से ऊपर उसका लग गया तो वो पैसा मुझे देना पड़ जाएगा। सो टर्मिनेशन बिफोर एक्सपायरी, उसी को प्री मैच्योर बोलते हैं। कंपेंसेट द बेली, ये मेरा जवाबदारी होगा फॉर लॉस इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट डिराइव, तो मुझे कंपेंसेट करना पड़ेगा। करेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है 164, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली क्या है? टू इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस। मतलब ये भी मेरी ड्यूटी है क्या कि अगर मेरी वजह से बेली को कोई नुकसान हुआ तो आई मस्ट इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस इनकर टू द बेली। जैसे कि मान लो कल को शर्मा जी वो गाड़ी लेकर निकल तो गए, मैंने बोल दिया ले जाओ शर्मा जी गाड़ी, बाद में पता चला देयर वाज डिफेक्ट इन द टाइटल। अब वो डिफेक्ट इन द टाइटल था, रास्ते में जब वो थे तो जो असली ओनर था वो आ गया, क्या छे इधर गाड़ी लेकर कैसे घूम रहे हो, मेरी गाड़ी चोरी वोरी तो नहीं कर दी? करेक्ट। शर्मा जी बोलते भैया एक तो एक दिन हम किसी ने इतना नेक काम किया, दिन भर के लिए हमको गाड़ी यूज करने के लिए दे रहे हैं। बोले काय का नेक काम, गाड़ी मेरी है। वो गाड़ी लेके चला गया। अब बताइए उसके लिए शर्मा जी को फिर टैक्सी करके आना पड़ा 400 किलोमीटर।
तो अब ऐसे इंस्टेंसेस में अब वो जो पैसा लगा 400 ज्यादा हो गया, करेक्ट, तो अभी ठीक है, जितना भी पैसा लगा मुझे देना पड़ेगा कि नहीं, इंडेमनीफाई द बेली फॉर द लॉस और डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द गुड्स। कल को डिफेक्टिव टाइटल हो गया और उसकी वजह से बेली को कोई नुकसान हुआ तो बेलर मस्ट इंडेमनीफाई, ये ड्यूटी ऑफ बेलर है, क्योंकि बेली आपसे क्या सोच के वो गुड्स ले जा रहा है कि यू आर द ओनर ऑफ द गुड्स, तो यू हैव टू बी ओनर ऑफ द गुड्स, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिसीव द गुड्स बैक। अभी शर्मा जी रात को 10 बजे गाड़ी लेके आए, शर्मा जी ने मुझे बोला साहब गाड़ी ले लो, मैंने बोला अभी रखो ना शर्मा जी, आप रखो, डिस्टर्ब मत करो, रखो। शर्मा जी बोलते गाड़ी रखो, साहब गाड़ी लो, मैंने बोला रख लो आप, अभी मैं बाद में लूंगा आपसे गाड़ी। अभी शर्मा जी वो गाड़ी अपने घर में रखे थे, उनके घर की छत गिर गई गाड़ी के ऊपर। अब सवाल है नुकसान हो गया, हु इज गोइंग टू बियर द लॉस? तो अब ऐसे इंस्टेंसेस में मैं बोलता है यार अभी ये गाड़ी नुकसान हो गया, शर्मा जी पैसा देना पड़ेगा। शर्मा जी बोलते काय का पैसा, 10 बजे आ चुका था, आपको 10 बार फोन लगाया, बोला गाड़ी ले लो गाड़ी ले लो, आपने गाड़ी क्यों नहीं ली? तो अगर उनका मेरा राइट था टू रिसीव द गुड्स, उनकी ड्यूटी थी टू हैंड ओवर द गुड्स, तो मेरी भी तो ड्यूटी है कि टू रिसीव द गुड्स। राइट है तो ड्यूटी भी तो है कि जब शर्मा जी गुड्स लौटा रहे हैं, कार लौटा रहे हैं, तो मुझे वो कार लेनी चाहिए। कार लेने से ही मना कर दिया और उसी बीच में कार चोरी हो गई, टूट गई, फूट गई, हु इज गोइंग टू बियर द नुकसान? तो इट इज द बेलर, इट इज ड्यूटी ऑफ द बेलर आफ्टर द टाइम ऑफ बेलमेंट हैज एक्सपायर्ड और द पर्पस ऑफ बेलमेंट इज अकम्प्लीट। या तो पर्पस पूरा हो गया जिस पर्पस के लिए चीज ली गई थी, या टाइम हैज एक्सपायर्ड, शाम तक के लिए लिया था, शाम पूरा हो गया, तो उसके बाद मैं जवाबदार। उससे पहले शर्मा जी शाम को 6 बजे ही आ गए घर और वो गाड़ी उन्होंने रख दी और बोला साहब ये गाड़ी ले लेना। मैंने बोला 10 बजे तक बोले हो ना, 10 बजे से पहले मैं नहीं लेता गाड़ी किसी से, 10 बजे तक आपको जहां घूमना है घूम लो, करेक्ट। और उस बीच में छत गिर गई तो तू समझ, मैंने तो तुझे 10 बजे तक के लिए दिया था, टाइम लिमिट तक के लिए दिया था, करेक्ट। या तो आपको ये बोल के लेना था कि बस हम घूम के आएंगे, घूम के जैसे ही आएंगे आप गाड़ी ले लेना, तो पर्पस पूरा हो जाए तो गाड़ी लौटा देते। आगे दोनों बात समझ। तो अगर पर्पस के था तो पर्पस अकम्प्लिश हो गया, ड्यूटी ऑफ बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स। टाइम के लिए था, टाइम एक्सपायर हो गया, ड्यूटी ऑफ बेलर है टू रिसीव बैक द गुड्स, करेक्ट। ड्यूटी ऑफ बेलर हो गया। कंप्लीट करना है आगे कि अगले 10 मिनट में कंप्लीट? पक्का? ऑनलाइन? ठीक, तो जय माता दी। चलो, तो ड्यूटीज ऑफ बेलर अपन ने सीखा, इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे अपन। वेरी गुड, आपका कमिटमेंट लेवल सराहनीय है। ये चीज नॉर्मल क्लास चलती थी तब क्यों नहीं रहता था, करेक्ट, ठीक। तो अपन ने पहला देखा तो ड्यूटीज ऑफ बेलर देखा। जैसे ड्यूटीज ऑफ बेलर होता है वैसे ही कुछ बेली की भी जवाबदारी। सीधा सीधा अगर सवाल आता है बेलर का ड्यूटी, तो बेलर का ड्यूटी जो है वो तो हमने देख लिया। बेली का भी ड्यूटी, करेक्ट, ओके, ऑनलाइन यूट्यूब भी एक्सेप्टेड, कंप्लीट करवा दीजिए सर, डन, कंप्लीट होगा। तो ड्यूटीज ऑफ बेली, ड्यूटीज ऑफ बेली की जब हम बात करते हैं, यानी अब शर्मा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, उस ज्वेलरी बनाने वाले व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उनकी क्या ड्यूटी है, करेक्ट। तो उनकी ड्यूटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले सेक्शन 151 एंड 152 ड्यूटी ऑफ बेली की बात करता है। बेली की क्या क्या ड्यूटी है? तो ड्यूटी ऑफ बेली है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, कि भाई ऐसा थोड़ी है मेरी गाड़ी ली है तो धूम मचा ले, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय, आपने अगर वो गाड़ी ली है तो वो गाड़ी को आपने वैसे ही चलाना चाहिए जैसे आप अपनी गाड़ी चलाते हो, करेक्ट। आपने सोचा सर की गाड़ी है, क्या दिक्कत है, ब्रेकर वेकर नाम की कोई चीज से मतलब ही नहीं है, आप एक ब्रेकर से सीधा दूसरे ब्रेकर में जंप करते हो, करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय वैसा सिर्फ सर्कस में देखा जाता है, रियल लाइफ में नहीं करना चाहिए आपने, ठीक। तो आप सोचिए, टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, दिस इज ड्यूटी ऑफ बेली। वो गुड्स की वैसे ही चिंता करना जैसे आप अपने गुड्स की चिंता करते हैं। कल को शर्मा जी जो है वो गाड़ी ले गए, भैया गाड़ी को कैसे चला रहे हो पूछ लो। तो ऐसे इंस्टेंसेस में बेली टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड, तो समझदारी से चलाना चाहिए गाड़ी को, करेक्ट। अगर मान लो समझदारी से चला रहा है, उसके बाद अगर कुछ नुकसान हो गया तो भाई नुकसान है, तो फिर वो बेली क्या करे, गुड्स तो बेलर का, करेक्ट। बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, डिस्ट्रक्शन, डिट्रेशन, अगर सेक्शन 151 कंप्लाई किया गया। तो शर्मा जी बोलेंगे देखो साहब मैं तो इतना सेफली गाड़ी चला रहा था, आपकी गाड़ी का ये स्टीयरिंग कैसे हाथ में आ गया मेरे को पता ही नहीं, स्टीयरिंग टूट गया साहब आपकी गाड़ी का, करेक्ट। मैंने बोला शर्मा जी ठीक से ही चला रहे थे ना,
बोले साहब आप देखते हो मेरी गाड़ी 15 की स्पीड से ऊपर नहीं बढ़ती है। करेक्ट। मैंने बोला शायद इसीलिए निकला होगा स्टीयरिंग, 15 की स्पीड में गाड़ी चलाते हो। करेक्ट। बट नेवरदलेस अब नुकसान जो है क्या वो बेली को बियर करना पड़ेगा? नहीं। कारण क्योंकि बेली ने साबित कर दिया कि ही हैज टेकन रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। तो अगर रीजनेबल केयर लिया था तो फिर बेली जवाबदार नहीं है। अदरवाइज कल को मैंने साबित कर दिया, अब आप क्या गाड़ी मेरी लगाए थे, जैसे मैंने बोला धूम मचा ले, तो हर ब्रेकर में कुदाया आपने गाड़ी को, फिर कोई सिग्नल नाम की चीज बोले क्या करना है। अगर ऑटोमेटिक चलान आया भी तो गाड़ी किसकी है, नंबर किसका है, चलान किसको जाएगा, जिसको जाएगा वो पटाएगा। करेक्ट। तो आपने सारे सिग्नल रायपुर के तोड़ते हुए वो गाड़ी को ले गए। करेक्ट। अगले दिन चलान आ गया 50,000 रुपए का, आपने 50 सिग्नल तोड़े थे। करेक्ट। अब वो 50,000 की लाइबिलिटी आ गई। सवाल है ये कौन बियर करेगा? आप बोलते हो सर जिसकी गाड़ी है वह बियर करेगा। मैंने बोला दिल का वैसे अच्छा हूं लेकिन इतना भी अच्छा नहीं हूं। करेक्ट। कभी कभी गुस्सा भी आ सकता है। तो मीनिंग देयर बाय ड्यूटी ऑफ बेली है क्या, टू टेक रीजनेबल केयर। गाड़ी लेके गए थे, कहां खड़ी करना चाहिए, पार्किंग में खड़ी करना चाहिए ना। गाड़ी गया नो पार्किंग जोन में छोड़ के घूम गए, घूमने निकल गए अपना पैदल। करेक्ट। आगे आया कोई टो करके ले गया गाड़ी को, और टो भी वो जैसे करते हैं कांच से टो किया। करेक्ट। तो अब सोचिए वो गाड़ी गई पूरी, कौन हु इज गोइंग टू बियर द लॉस, किसका नुकसान? सब बेली का। ड्यूटी ऑफ बेली टू टेक रीजनेबल केयर। पार्किंग में खड़े किया था फिर गाड़ी उड़ गई, बिल्कुल कोई वायलेशन नहीं किया, फिर भी चलान आ गया, क्योंकि पुराना कोई पाप होगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे फिर आप जवाबदार नहीं होंगे, फिर आप जवाबदार नहीं होंगे। आगे बात समझ में? पहला ड्यूटी ऑफ बेली। दूसरा नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। क्या बोल के दिया था मैंने शर्मा को कि शर्मा गाड़ी कहीं भी ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, हाईवे में मत चलाना। अभी यहीं से मैंने खिड़की खोली, हाईवे से गाड़ी जा रही है। आज चालू किया था मैराथन, तब वो हाईवे में घूम रही थी, अभी बंद करने के टाइम पे भी मैराथन वहीं से घूम रही है। तो नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स, आप समझ गए? तो जिस पर्पस के लिए दिया गया था गुड्स, आपने वो गुड्स का इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए करना है। कोई दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया तो राइट ऑफ बेलर है टू हैव अ प्रीमैच्योर टर्मिनेशन। करेक्ट। तो वो प्रीमैच्योर टर्मिनेट भी कर सकता है। शर्मा जी बोलेंगे भैया रात तक गाड़ी देने की बात थी, मैंने बोला गाड़ी हाईवे में नहीं चलाने की बात थी, चुपचाप गाड़ी जाके रख दो यहाँ पे, चाबी नीचे पार्किंग में दे देना। करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय इस केस में इट इज वॉइडेबल, किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ बेलर इफ बेली मेक्स इनकंसिस्टेंट यूज। तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा किसके ऑप्शन पे? एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। एंड बेली टू कंपेंसेट फॉर द लॉस और डिस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से अगर कोई नुकसान हुआ था फिर तो मैंने वो शर्मा का 25th एनिवर्सरी मना डालना है। करेक्ट। तो मीनिंग देयर बाय बेली जो है कंपेंसेशन लूंगा ना, तो बेली जो है टू कंपेन, ठीक है। 153 154 ये दोनों सेक्शन देख लिए। तो अगेन ये ड्यूटी ऑफ बेली है, राइट ऑफ बेलर बन गया। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट एरिया, एक एक का सीरीज जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। तो अगला इंपॉर्टेंट एरिया था कि ड्यूटी ऑफ बेली है नॉट टू मिक्स द गुड्स, कि वो अपने गुड्स को बेलर के गुड्स से मिक्स ना करे, नॉट टू मिक्स द गुड्स। करेक्ट। तो आज याद करिए जैसे खाने पीने की चीजें थी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया था, कौन सा वाला एग्जाम्पल दिया था इसके लिए? एक तो बासमती राइस था, दूसरा अपन ने एग्जाम्पल दिया था आम का। हाँ, आम का सीजन। करेक्ट। तो अभी आम जो है अलग अलग प्रकार के आते हैं। आम अलग अलग प्रकार के मतलब कभी बैंगन फली होता है, कभी तोतापुरी होता है, कभी लंगड़ा होता है, कभी लूला होता है। करेक्ट। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ आम होते हैं ना, मतलब ऐसे नाम होते हैं कि नहीं होता है, कुछ बम्बैया, कुछ अच्छा नहीं बम्बैया। करेक्ट। ठीक। तो ऐसे, ठीक है, ठीक है, चलो। तो अभी ये जो अलग अलग प्रकार के खाने पीने की चीजें, तो इट इज ड्यूटी ऑफ बेली कि अगर मैंने वो आम की 4 पेटियां उसको दी है, ही शुड नॉट मिक्स विथ हिज ओन आम की पेटियां, ही शुड नॉट मिक्स द गुड्स। करेक्ट। कल को अगर उसने मिक्स कर दिया, मैंने बोला यार मेरा इतना फेमस आम था, तूने अपने सड़े हुए आम से मिक्स कर दिया। करेक्ट। और सब एवरेज कर दिया, तो ऐसे इंस्टेंसेस में कंपेंसेशन मांग सकते हैं। अगर उसने मेरी इजाजत से मिक्स किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उसको तोताफली आम दिया, उसके पास भी तोताफली आम थे। करेक्ट। तो मैंने उसको फॉर एग्जांपल 1 दर्जन आम दिया, उसके खुद के पास 2 दर्जन आम थे, अब उसने सब मिक्स कर दिया। अब क्या होगा? ऐसे इंस्टेंसेस में
अगर मेरी इजाजत से मिक्स किया था तो फिर मैं आऊंगा अपने 12 आम जो है लेकर चला जाऊंगा, करेक्ट। तो इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर। तो उसके बाद जो 36 आम पड़े थे सब मिक्स किए हुए, मैंने उसको बेलमेंट के लिए दिया था कुछ समय रखने के लिए, करेक्ट। अब मैं आऊंगा और 12 आम निकाल के लेके चला जाऊंगा, करेक्ट। तो इंटरेस्ट इन प्रपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव शेयर, अगर ये मेरी कंसेंट से हुआ था। अगर मेरी कंसेंट से नहीं हुआ था, करेक्ट, और विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर था और आम था, तो इट कैन बी सेपरेबल, बिल्कुल, तो वो सेपरेबल हो सकते हैं। अगर मान लो उसके पास और भी बहुत सारे आम थे और उसमें उसने मेरा वाला ये जो आम था वो भी मिक्स कर दिया, करेक्ट, तो अब वो सेपरेबल है। मैं बोलूंगा अभी छांट, कौन सा तोतापुरी, कौन सा लंगड़ा, कौन सा ये जितने प्रकार के आम है सब छांट, अब मेरे वाले ये जो आम जो मैं लेके गया था वो अलग कर, करेक्ट। बोले साहब ये तो किसी एक्सपीरियंस बंदे को बुलाना पड़ेगा। मैंने बोला तू किसी को भी बुला लेकिन ये काम करवा, करेक्ट। तो ये ड्यूटी ऑफ बेली है, दिस इज राइट ऑफ बेलर, ड्यूटी ऑफ बेली, कि सेपरेट करा और उसमें मेरा वाला गुड्स मुझे लौटा। इसका जो भी कॉस्ट होगा कौन बियर करेगा? द कॉस्ट हैज टू बी बोर्न बाय द बेली। तो बेली बियर करेगा क्योंकि मेरी इजाजत से तो तूने मिलाया नहीं था, तो कॉस्ट हैज टू बी बोर्न बाय बेली। चलो ये तो आम था, सेपरेबल था, करेक्ट। कल को वही राइस, तो मैं तुझे देके गया था एकदम A1 क्वालिटी का बासमती राइस, पता नहीं तेरी दुकान पे बास राइस और मती राइस सब टाइप के राइस थे, और तूने बासमती को बास और मती सबसे मिला दिया, दिमाग हो गया बास। तो अब ऐसे इंस्टेंसेस पे मीनिंग देयर बाय मतलब हो गया खराब। अब ऐसे इंस्टेंसेस पे अब उसको तो अलग अलग नहीं कर सकते, इट इज नॉट सेपरेबल। तो अभी क्या करना है? मैंने बोला अभी तेरी वजह से ये जो बासमती राइस मैं 200 रुपया किलो बेच सकता था, अभी तूने उसको मिक्स कर दिया। बोलता है साहब आपका 5 किलो था ना, मेरे पास 15 किलो था, तो 5 15 1:3, 3 दाना मैं रखता हूँ, 1 दाना आपको दूंगा। मैं बोलूंगा ऐसी तैसी कर दूंगा तेरी। ऐसे इंस्टेंसेस में मेरा बासमती राइस था और तेरा जो है मिक्स राइस था, अभी क्या करे? तो अब मैं अपना वो जो 1:3 का रेशियो का अलग तो ले जाऊंगा, लेकिन उसकी वजह से जो लॉस हुआ, अब क्या 200 रुपया किलो में बेच सकता हूं? अब मुझे जो बेचना पड़ेगा वो एवरेज दाम में बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब वो राइस मैं नहीं बोल सकता कि बासमती राइस है, अब मुझे बोलना पड़ेगा दिस इज बासमती विथ फ्यू बास। तो ऐसे इंस्टेंसेस पे मीनिंग देयर बाय अब मेरे को एवरेज दाम पे बेचना पड़ेगा। एवरेज दाम हो गया 200 रुपया की जगह 150 रुपया किलो, 50 रुपए पर किलो नुकसान हुआ, चल कंपेंसेशन दे, क्योंकि अब वो सेपरेबल तो है नहीं। तो बेली टू कंपेंसेट द बेलर फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। तूने मेरा जो ए क्वालिटी राइस खराब किया, 50 रुपया किलो उसका कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो ये मिक्सिंग द गुड्स की बात थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट था ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स, की गुड्स उसको लौटाना पड़ेगा। मेरा राइट था टू रिसीव द गुड्स और ड्यूटी भी थी कि रिसीव करूं, तो उसका भी ड्यूटी है टू रिटर्न द गुड्स। कब रिटर्न करे? जिस पर्पस के लिए ले गया था, अगर पर्पस पूरा हो गया, या जिस समय के लिए ले गया था अगर समय पूरा हो गया, करेक्ट। तो इफ द टाइम इज एक्सपायर्ड और द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, सो इट इज ड्यूटी ऑफ द बेली क्या? टू रिटर्न। अच्छा छोटा छोटा चलता है, इतना सारा पढ़ेंगे तो कभी भी एक्सपायर हो सकता है ना। तो वेयर टाइम इज एक्सपायर्ड और पर्पस इज अकम्प्लिश्ड, इट इज ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। अगर नहीं किया तो फिर तैयार हो जाइए लायबल फॉर लॉस, डिट्रेशन और डैमेज, करेक्ट। तो ये अपन ने देख लिया था विथ रिस्पेक्ट टू ड्यूटी ऑफ बेलर देखा, ड्यूटी ऑफ बेली देखा, यही पूरा उल्टा होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स ऑफ बेलर एंड राइट्स ऑफ बेली। तो सेम टॉपिक रिवर्स एंगल में चलेगा, वो आप जानते हैं। तो मेन अगला एरिया था टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कैसे होता है? तो सीधा सीधा सिंपल से लॉजिक से चले, जो समय के लिए दिया गया था समय पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेट। जिस पर्पस के लिए दिया गया था पर्पस पूरा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट टर्मिनेटेड। एक टर्मिनेशन का तरीका था नोटिस जानकारी में लिया, तो मैंने शर्मा को बोल दिया था मैं तेरी जानकारी में ला के देता हूं कि भैया गाड़ी ला के छोड़ देना। प्री मैच्योर टर्मिनेशन, जो नुकसान होगा ओवर एंड अबव नॉर्मल फेयर मुझसे ले लेना, करेक्ट। तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन 153 वो मैं कर सकता हूं, या अगर इनकंसिस्टेंट यूज किया गुड्स का तो भी मैं टर्मिनेट कर सकता था। हाईवे में जैसे ही दिखी मैंने गाड़ी को ऑफ कर दिया यहां बैठे बैठे, करेक्ट। उसकी गाड़ी रुक गई वहीं पे, अब वो गाड़ी लाकर छोड़ेगा। इनकंसिस्टेंट यूज किया गुड्स का तो मैंने क्या कर दिया? एक तरीके से टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कर दिया बाय नोटिस, बाय डेथ। तो डेथ का केस है, ग्रेटिटियस बेलमेंट था तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं पे खत्म हो गया। अभी वो नहीं बोल सकते कि नहीं 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 वादा किया था, गाड़ी तो देनी पड़ेगी आज के लिए, करेक्ट। मैंने बोला भाई आ जाओ ऊपर लेने, करेक्ट। तो बाय डेथ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वहीं पे खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण अब वो गुड्स ही एग्जिस्ट नहीं करते। भाई गाड़ी चल जी, अब गाड़ी चल जी तो कुछ ऐसा हो गया
विच डील्स विद डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब ऐसे इंस्टेंसेस पे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वहीं पे टर्मिनेट हो गया। तो दीज आर ग्राउंड्स ऑफ टर्मिनेशन। जैसे आप मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर देख रहे थे, ये ग्राउंड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। ठीक, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के बाद कुछ एक तो बेलमेंट प्लेज का टॉपिक है, वो अलग ही एक पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, वो है प्लेज का टॉपिक। इसके अलावा फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की अगर हम बात करते हैं तो एक लास्ट एरिया, रिकॉग्नाइज्ड एरिया जो बसता है इसमें, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था 168 एंड 169। ये चीज कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में भी आता है, करेक्ट, ये चीज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी आता है। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरीली फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स को डील करता है सेक्शन 168 एंड 169। इसका स्पेसिफिक लॉ आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स में ऑब्लिगेशन क्या क्या है? ऑब्लिगेशन आपका सिर्फ इतना है, टू फाइंड द ट्रू ओनर एंड सरेंडर द गुड्स। तो आपको अगर कुछ रास्ते में सामान दिखा किसी का, करेक्ट, तो ये आपकी जवाबदारी है टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर एंड यू मस्ट सरेंडर द गुड्स। क्या आप उस ट्रू ओनर के खिलाफ केस फाइल कर सकते हो? नो राइट टू स्यू द ट्रू ओनर फॉर कंपेंसेशन एंड एक्सपेंसेस। तो आप उसके खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन वो गुड्स को आप अपने पास रख जरूर सकते हो, करेक्ट। वो गुड्स को आप अपने पास रख जरूर सकते हो, मतलब यू कैन अप्लाई लीन। तो वो लीन दो प्रकार के, पर्टिकुलर लीन एंड जनरल लीन। आप वो गुड्स पे लीन का राइट एक्सरसाइज जरूर कर सकते थे। सो यू हैव अ राइट टू रिटेन द गुड्स, कब तक? अंटिल द कंपेंसेशन इज रिसीव्ड। तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? गुड्स को रिटेन कर सकते हैं, मतलब राइट ऑफ लीन को एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जहां ट्रू ओनर ने बोला था कि जो भी मुझे ये गुड्स देगा मैं उसको उचित इनाम दूंगा, और आपको जानकारी है उसके बारे में, करेक्ट, वरना लालमन शुक्ला वाला केस हो जाएगा आपके साथ। अगर आपको जानकारी है और ट्रू ओनर ने कुछ इनाम की घोषणा करी थी, तो फिर उस प्राइस के लिए क्या आप केस फाइल कर सकते हो? द आंसर इज यस। फिर आप सूट फाइल भी कर सकते हैं। फाइंडर में स्यू फॉर सच रिवॉर्ड एंड रिटेन द गुड्स अंटिल सच रिवॉर्ड इज पेड। तो ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स का था। लेकिन आपने ट्रू ओनर को खोजने की सारी जद्दोजहद कर दी, लेकिन असली मालिक है जो मिलने का नाम नहीं ले रहा है, करेक्ट। सो इफ ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड विथ रीजनेबल डिलीजेंस, मतलब सारी कोशिश करने के बाद भी आप ट्रू ओनर को खोज नहीं पाए, या फिर ट्रू ओनर मिला तो सही लेकिन उसने लॉफुल एक्सपेंसेस देने से मना कर दिया, तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो अब ऐसे वक्त आपके पास ऑप्शन है, आप केस तो उसके खिलाफ फाइल कर नहीं सकते, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? यू विल रीसेल द गुड्स, आप उसके गुड्स को बेच सकते हो, करेक्ट, टू रिकवर योर एक्सपेंसेस। तो फाइंडर में सेल इट। सेल क्या? अगर पेरिशिंग वाला है तो कब कब सेल कर सकते हो? दो सिनेरियो में आप उसके गुड्स को बेच सकते हो। अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, तो पेरिशेबल नेचर का है तो आप वो गुड्स को बेच सकते हो, यू में रीसेल द गुड्स। और अगर वो नॉन पेरिशेबल नेचर का है, लेकिन उसमें जो आपने खर्चा किया है अभी तक, वो गुड्स की जितनी कीमत है उस कीमत का लगभग 2/3 आपने अभी तक खर्चा कर दिया है उसके ट्रू ओनर को खोजने में, तो आपको पता है इससे ज्यादा खोजने में खर्चा करोगे तो आप वो पैसा ही रिकवर नहीं कर पाओगे, इधर आपका पैसा जाता जा रहा है। तो इसलिए आप बेच के अपना जितना एक्सपेंस हुआ वो रिकवर कर सकते हो, बचा हुआ अगर असली मालिक मिलेगा तो उसको लौटा देना, तो ये आपकी जवाबदारी बन जाएगा। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड जो आपने पढ़ा, उसके बाद अगला राइट होता है, वो राइट होता है लीन का। तो लीन में आपने देखा था लीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल लीन और एक होता है पर्टिकुलर लीन। तो पर्टिकुलर लीन स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली उसी प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है, प्रॉपर्टी पे दिया जाता है जो प्रॉपर्टी लीन पे रखी गई थी। लेकिन जनरल लीन जो इन जनरल किसी भी गुड्स पे लगाया जाता है कि जब तक मुझे मेरा पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये चीज आपके पास लीन के तौर पे पड़ी रहेगी। ये सब डिटेल में जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं तो अनपेड सेलर के टॉपिक में राइट ऑफ लीन वैसे ही वहां पे आता है, तो ये सेम चीज उसी का रिपीट होता है यहाँ पे, करेक्ट। तो लीन दो प्रकार के हो गए, जनरल लीन टू रिटेन एनी गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट, और पर्टिकुलर लीन टू रिटेन एनी गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसर्न डेट ओनली, करेक्ट। तो ये हो गया। आखिरी एरिया जो था वो था प्लेज। प्लेज आप जानते हैं, प्लेज इज अ केस ऑफ स्पेशल केस ऑफ बेलमेंट। तो ये एक स्पेशल केस ऑफ बेलमेंट है जो बेसिकली लोन के केस में अप्लाई होता है। प्लेज का सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मतलब बोले तो गिरवी, करेक्ट। तो जब आप कोई चीज कोई लोन लेते हैं और वो लोन को चुकाने के लिए कई बार आप कुछ चीजों को गिरवी के तौर पे रखवाते हैं पैसा देने वाले व्यक्ति के पास, तो वो जो आपने किया वो कहलाता है प्लेज। प्लेज को क्यों स्पेशल केस ऑफ बेलमेंट बोला गया? क्योंकि यहां पे भी मैं उन फॉर एग्जांपल मेरे पास ज्वेलरी पड़ी है, तो घर में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना,
करेक्ट। तो ऐसे इंस्टेंसेस में जब पैसों की जरूरत थी तब आपने क्या किया, वो पैसे को गिरवी के, वो गोल्ड को गिरवी के तौर पे रखवाया और आपने किसी व्यक्ति से जो इसका पैसा देता है, आपने लोन के तौर पे पैसा लिया और आप उसको रीपे करोगे। तो अब आपको लोन रीपे करना है तो वो गोल्ड जो है आप उसके ओनर हैं, पर आपने डिलीवर किया गुड्स टू अनदर पर्सन, लेकिन यहां पे कोई एक पर्पस नहीं था, यहां पे पर्पस था लोन लेना, तो ये गोल्ड दिया फॉर अ सिक्योरिटी। यहां पे एक ही चीज है, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए मैं दे रहा हूं, उस चीज पे कोई काम नहीं करना है। अभी तक बेलमेंट में हमने देखा था वो चीज पे काम होता है, करेक्ट। यहां पे वो चीज पे कोई काम नहीं हो रहा, पर मैंने बस वो चीज एक गिरवी के तौर पे रखवाई है अपॉन अ कंडीशन कि जब मैं वो लोन रिपे कर दूंगा पूरा, तुम्हारा सारा पैसा तुमको मिल जाएगा, तो तुम वो चीज वापस मुझे लौटा दोगे। तो इसीलिए प्लेज को क्या बोला जाता है, एक स्पेशल केस ऑफ बेलमेंट बोला जाता है। बस पार्टी के नाम बदल जाते हैं, जैसे बेलमेंट में बेलर बेली होता है, यहां पे पॉनर पॉनी बोलेंगे। इनके ड्यूटीज एंड राइट बिल्कुल हूबहू वैसे ही होंगे जो ड्यूटी राइट्स आपको बेलर और बेली के मिलते हैं, जैसे कि पॉनर मतलब बेलर, करेक्ट करेक्ट। तो अभी उसका क्या राइट होगा, पे द डेट्स, इंडेमनीफाई द पॉनी, डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स, याद करिए सेक्शन 153, पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, पे डेफिसिट इफ पॉनी सेल्स गुड्स ड्यू टू डिफॉल्ट बाय पॉनर, करेक्ट। तो कल को अगर मतलब क्योंकि बैंक ने वो पैसा अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक आपकी ज्वेलरी को बेच सकता है, और बेचने से जो पैसा आया मान लो वो लोन के पैसे से भी कम था। अगर ऐसा कुछ हो गया, मान लीजिए लोन था 10 लाख, ज्वेलरी को बेचने से आया 8 लाख, तो डेफिसिट था 2 लाख। अब क्या 2 लाख देना पड़ेगा, क्या बोले नहीं नहीं अब ज्वेलरी तो बेच जा, हो गया खत्म, तो वो 2 लाख आपको देना पड़ेगा, वो आपकी लायबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, करेक्ट। तो वैसे ही ये सारे देखिए ड्यूटी ऑफ पॉनी क्या है, जो ड्यूटी ऑफ पॉनर है वो इधर ड्यूटी ऑफ पॉनी में अलग दिया हुआ है, जो ड्यूटी ऑफ पॉनी है वो राइट ऑफ पॉनर बन गया। देखो ड्यूटी क्या, टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड, अभी अपन ने देखा था, नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, नॉट टू मिक्स हिज गुड्स विथ हिज ओन गुड्स, रिटर्न द गुड्स, एक्रीशन टू द गुड्स, याद करिए गुड्स में कुछ एक्रीशन हुआ था तो वो लौटाना पड़ेगा, जैसे कि काऊ वाला एग्जाम्पल देखा था इसमें कि काऊ हुआ तो साथ में काफ भी लौटाना पड़ेगा, वो नहीं रख सकते। शेयर्स का एग्जाम्पल देखा था कि शेयर्स अगर दिया था और बाद में उस कंपनी ने बोनस डिक्लेयर कर दिया, तो फिर वो शेयर तो ओरिजिनल शेयर तो दोगे, जो बोनस मिला था वो भी दोगे, ऐसा नहीं कि वो अपने पास रख लोगे। एंड नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे एडवर्स टाइटल जो है वो मतलब आ जाए, ठीक, और सेम वही राइट्स पूरे उसके पलट जाते हैं। प्लेज बाय नॉन ओनर, ये टॉपिक बिल्कुल सिमिलर था जो अपन ने देखा था सेक्शन 27 सोगा, और उसके एक्सेप्शंस भी आपने देखे थे, करेक्ट। एक्सेप्शंस मतलब वहां पे हमने देखा था कि ओनर नॉन ओनर कैन सेल द गुड्स, तो ये बिल्कुल सारे पॉइंट्स बिल्कुल वहीं के आपके कॉपी पेस्ट मिलेंगे। वहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करता है, यहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की बात करता है, करेक्ट। तो ये बेलमेंट एंड प्लेज था, ये आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा हिस्सा था, करेक्ट।